गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज अपन 11th क्लास के जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है बेसिक केमिस्ट्री, आज वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में अपन जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें अपने पास 4 लॉज हैं और ये 4 लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए इस लॉ को जो सबसे पहले इसको जो कंजर्वेशन फ्लो ऑफ मास गिवन था, किसने दिया था, वो था गिवन बाय लेवोसियर। इसी लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। सेकंड लॉ है अपने पास, देखिए जो सेकंड लॉ है इसी में वो है अपने पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और इसी को अपन कांस्टेंट प्रोपोर्शन में भी कहते हैं। ठीक है, ये जो लॉ था वो दिया था जोसेफ प्रोस्ट ने। किसने दिया था? जोसेफ प्रोस्ट ने। थर्ड लॉ था वो था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और ये जो लॉ था वो दिया था अपने पास डॉल्टन ने। ये किसने दिया था? डॉल्टन ने दिया था। अब देखिए जो फोर्थ लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवोगाद्रो लॉ। कौन सा है? आवोगाद्रोस लॉ। ये 4 लॉ अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में। ध्यान रखना, पहला जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ मास है, किसने दिया था? लेवोसियर ने। दूसरा जो लॉ है वो डिफाइनाइट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो किसने दिया था? जोसेफ ने। तीसरा था मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो किसने दिया? डॉल्टन ने। चलिए अपन एक लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए, अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करूं तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो मास होगा वो क्या होगा? कंजर्व होगा। यानी मास न तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं बात करूं किसी रिएक्शन की और इस रिएक्शन में जो मेरे पास रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया इसमें प्रोडक्ट में। अगर मैं इस प्रोडक्ट के मास की बात करूं और रिएक्टेंट के मास की बात करूं तो मास ऑफ रिएक्टेंट, क्या कह रहा हूं मैं? mass of reactant are equal to mass of product। यानी रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास से क्या होगा? इक्वल होगा। यानी मास क्या हो रहा है? कंजर्व हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं ये कहूं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास neither be created nor destroyed, neither be created nor destroyed, it is conserved, that is it is conserved। यानी मास को नहीं तो अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और नहीं क्रिएट कर सकते हैं। यही अपने पास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ध्यान रखना, जो लेवोसियर है इस लेवोसियर को अपन फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। ये आपने को याद रखना है। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो मैंने एग्जांपल लिया सिल्वर नाइट्रेट का। अगर सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन में देखो ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, इनको मैंने रिएक्ट करवाया आपस में, तो ये सिल्वर तो किसके साथ अटैच हो गया? क्लोरीन के साथ में, और ये नाइट्रेट इस सोडियम के साथ अटैच हो गया। तो ये जो बनने वाले कंपाउंड है वो सोडियम नाइट्रेट प्लस एडिशन बन गया। तो ये तो अपने पास हो गया रिएक्टेंट और ये अपने पास क्या हो गए? प्रोडक्ट। तो अगर मैं ये कहूं कि इस रिएक्टेंट का जो मास होगा वो इस प्रोडक्ट के मास से क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। चलिए, ये तो अपने पास था लॉ। अब इस लॉ को इलस्ट्रेट करते हैं कोई न्यूमेरिकल लेकर के। चलिए न्यूमेरिकल की बात करते हैं अपन सबसे पहले। लेकिन न्यूमेरिकल क्या है इसके बारे में बता देता हूं। मैं नोट कर रहा हूं न्यूमेरिकल।
चलिए अपन यहाँ दो न्यूमेरिकल लेते हैं और ये दोनों न्यूमेरिकल्स अपन फर्स्ट लॉ दैट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। अपन चेक करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मैंने सिल्वर नाइट्रेट लिया 100 ग्राम में डिसोल्व करके, यानी मैंने बीकर लिया, उस बीकर में मैंने 100 ग्राम वाटर डाल दिया और उसी वाटर के अंदर मैंने अब क्या अटैच कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट, कितना 1.7 ग्राम। तो 1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट को वाटर में डिसोल्व करने के बाद में ले रहा हूँ, ये डिसोल्व करके मैंने ले लिया यहाँ पर कितना ग्राम, 1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट। ऐसे ही मैंने Na से ले लिया कितना 0.58 ग्राम, जो कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व है। तो अगर मैं ये कहूँ कि सिल्वर नाइट्रेट मेरे पास कितना है, सिल्वर नाइट्रेट कितना है 1.7 ग्राम, 100 ग्राम वाटर में दोनों डिसॉल्व है, तो अपन इसको सॉल्यूशन बना लिया अपन ने। अब ये कह रहा है कि ये सिल्वर नाइट्रेट इस NaCl के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ये सिल्वर नाइट्रेट इस NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा, देखो NaNO3 और AgCl बना लेगा, ये बन गया अपने पास AgCl और NaNO3, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए अगर मैं ये कहूँ कि इस सिल्वर नाइट्रेट का ग्राम वेट दे रखा 1.7 और इस NaCl का वेट दे रखा 0.585, अगर मैं इन दोनों वेट को ऐड कर दूं 1.7 0.585 तो ये अपने पास अप्रोक्स हो गया 2.285, यानी यहाँ जो टोटल वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 2.285 आ रहा है। अब क्या कह रहा है कि जैसे ही रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद में अपने पास कितने ग्राम 1.1.435 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। तो बचा क्या 0.85 ग्राम ऑफ NaN3, तो ये अपने पास कितना बना, इतने ग्राम NaN3 बना। अब देखिए अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों के मास को भी अगर मैं अटैच कर दूं 1.35 प्लस 0.85 तो ये हो गया 582.2। तो देखिए अगर मैं यहां से मास चेक करूं तो इसका जो मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट, ये किसका था, रिएक्टेंट का मास, और ये किसका था, प्रोडक्ट का मास। तो अगर मैं चेक करूं कि मास ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दैट मीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ गई होगी। तो रिएक्टेंट का मास अगर प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है तो वो कौन सा लॉ होगा अपने पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखो सेकंड न्यूमेरिकल में इसमें क्या कर रखा है, सिंपल है ये भी। सेकंड न्यूमेरिकल में इसमें ये कहा कि अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करूं, सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिडिक एसिड से रिएक्ट करवाया मैंने, और एसिडिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद में ये बन रहा है CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। ये कैसे बना है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए सोडियम कार्बोनेट है NaOC तो सबसे पहले क्या कर दूं, इस सोडियम प्लस को अलग कर देता हूँ, ये Na प्लस अलग हो गया और ये O नेगेटिव COOH ये अलग हो गया। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये OH इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। तो देखिए Na प्लस तो ऑलरेडी मिल गया था अपने को, अब ये डिकम्पोज हुआ तो यहाँ डिकम्पोज होने के बाद क्या बन रहा है, देखिए गौर से देखिए, अगर मैं यहाँ देखो तो ये CO2 बन गया क्या, तो यहाँ CO2 बन गया प्लस ये बच गया अपने पास OH माइनस। अब देखिए ये यहाँ बेस की तरह काम करता है और ये कंपाउंड क्या होता है बड़ा, एसिड होता है। तो ये एसिड अपना क्या करेगा, इस बेस की वजह से H को बाहर निकालेगा, ये H इस OH से अटैच होगी और ये क्या बना लेगी, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगी। अब जो सोडियम प्लस है वो किससे अटैच हो जाएगा, इस CH3CO ग्रुप से। तो यहाँ सोडियम इससे अटैच हो गया तो ये बन गया CH3CO ग्रुप। यहाँ वाटर कैसे बना, ये OH माइनस जो इससे निकल रहा था वो इस H से जुड़ेगा और वाटर बना लेगा, और जो गैस निकल रही है वो कौन सी होगी, CO2 गैस हो गई। ये जो था ये रिएक्शन कैसे हुई इसके बारे में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है इसको अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि जब कोई बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, उसका सॉल्ट बना लेगा, ये हाइड्रोजन उस बेस OH मान से जुड़ करके क्या बना लेगी, H2 और यहाँ CO2 बन रही है। तो ये कह रहा है कि अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करूं तो ये अपने पास कितना है 8.4 ग्राम है। ये 8.4 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें ऐड हो रहा है, 6.0 ग्राम एसिड में ऐड कर दिया। अब ये कह रहा है कि CO2 गैस वाज प्रोड्यूस। अपने को ये चेक करना है कि कितनी CO2 गैस प्रोड्यूस हुई जो कि बाहर निकल गई,
एटमॉस्फेयर में, और रेजिड्यू जो बन रही है, इन दोनों की जो रेजिड्यू बन रही है, सॉरी H2 आएगा, सॉरी यहाँ पर H2 आएगा भाई, ठीक है। यहाँ जो रेजिड्यू बन रही है वो रेजिड्यू कितनी है अपने पास, 10.0 ग्राम। अब अपने को ये पता लगाना है कि यहाँ CO2 कितने बने। तो अगर मैं इस मास को ऐड कर दूं तो ये कितना हो गया अपने पास, 8.4 और 6.0, ये कितना हो गया, 14.4 ग्राम हो गया। तो अगर मैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट की बात करूं तो ये मेरे पास कितना हो गया, 14.4 ग्राम। अगर मैं इसकी मास की बात करूं तो ये 10 तो ये रहा और ये x ये रहा। अगर मैं ये कहूं कि इस 10 को इधर लेकर इस 10 को इधर ले लेता हूं, देखिए वापस देखिए जी टोटल कितना हो गया, इन दोनों की देखा जाए तो ये हो गया 14.4 ग्राम, और ये अपने पास ऑलरेडी कितना है, 10 ग्राम प्लस ये x ग्राम CO2। अगर मैं ये कहूं कि इस CO2 को, देखिए इसको यहां ले लेते हैं अपन, अगर मैं ये कहूं कि 8.4 ग्राम अपने पास रिएक्टेंट प्लस 6 ग्राम था, और यहां था अपने पास 10 ग्राम प्लस x ग्राम ये वाला। तो अगर मैं ये कहूं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना हो गया, 14.4 ग्राम हो गया, ये कितना 10 प्लस x ग्राम। तो अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये हो गया 14.4 माइनस 10.0 ग्राम, तो ये अपने पास x पता चल जाएगा कितना आ गया, 0.4 ग्राम ऑफ CO2 बन रही है। यानी यहाँ जो CO2 बाहर निकल रही है वो कितनी निकल रही है, 0.4 ग्राम ऑफ CO2 इवॉल्व हो रही होगी। तो ये दोनों न्यूमेरिकल और ये लो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सेकंड लो और थर्ड लो की बात करेंगे और उनकी न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे। कहने का मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, और तीसरा होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो डाल्टन ने दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट के लिए देखते रहिए।